मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 11 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक, इंडियन आशियान ऑफिशियल्स टू बिगिन फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स टू रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट टुडे। तो इंडिया और आशियान ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग होने वाली है जिसमें ट्रेड टॉक्स को रिव्यू करेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स को। तो आशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। ये मीटिंग होगी 11 से 14 अगस्त के बीच में न्यू दिल्ली टू रिव्यू द आशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को। द टॉक्स कम अमिड कंसर्न्स ओवर द ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट। तो अभी क्या हो रहा है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है ना आशियान के साथ, एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट यूएस टैरिफ्स। और अभी यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए 25% ऑन इंडियन गुड्स, उसके रेफरेंस में। अब आशियान का मैप देखो तो कितनी कंट्रीज हम देखते जाते हैं। म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनी और इंडोनेशिया। तो टोटल कितनी है? 10 कंट्री। और ये ध्यान रखना, इंडिया आशियान का पार्ट नहीं है। आशियान जो ग्रुपिंग है ना, उसमें इंडिया नहीं है। तो एक बार कंट्रीज फिर से देख लो, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रूनी और इंडोनेशिया। ठीक है, फिर की हाईलाइट्स में आते तो बायलेटरल एंगेजमेंट्स। तो मीटिंग होगी पीएम मोदी एंड मलेशियन काउंटर पार्ट पीएम अनवर इब्राहिम हुई थी इन जुलाई 2025। तो उससे ट्रेड टॉक्स रिवाइव हुए थे। एग्रीमेंट टू फास्ट ट्रैक AITI-GA रिव्यू ड्यूरिंग आशियान इंडिया समिट इन कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर में ये बात हुई थी। फिर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो 2024-25 में एक्सपोर्ट था $39 बिलियन और इम्पोर्ट था $84.2 बिलियन। तो टोटल हमारा डिफिसिट कितना था? 45.2 बिलियन डिफिसिट था इंडिया के पार्ट में, क्योंकि एक्सपोर्ट हमने कम किया, इम्पोर्ट ज़्यादा किया। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात की जाए तो 1.7% एनुअली और इम्पोर्ट ग्रोथ 7.5% एनुअली। की फैक्ट्स में क्या है कि आशियान क्या है हम देखेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 में बना था। कब बना था? 1967 में। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 10 साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ। और उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर जो 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आशियान की, वो कौन कौन सी, ये अपन ने देख लिया। फिर AITI-GA आशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये 2009 में साइन हुआ था। ये फ्री ट्रेड पैक्ट है बिटवीन आशियान एंड इंडिया। किसके किसके बीच में? आशियान और इंडिया के बीच में। और इसका एम है रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना टैरिफ्स ऑन गुड्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्या बूस्ट करने के लिए? ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द न्यू रूल्स ऑन केमिकली कंटेमिनेटेड साइट्स। तो जो केमिकली कंटेमिनेटेड साइट्स हैं उन पे क्या न्यू रूल्स हैं वो पढ़ना है हमको। तो MOEFCC जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने नोटिफाई किया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट रूल्स। तो जो रूल्स आते हैं ना, वो EPA के अंदर आए हुए हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये प्रोवाइड करेंगे लीगल स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड रेमीडिएटिंग केमिकली कंटेमिनेटेड साइट। कि कोई केमिकली कंटेमिनेटेड साइट है उसको कैसे हम रेमेडिएशन के थ्रू सही कर सकते हैं। अब की हाइलाइट्स की बात की जाए तो जो कंटेमिनेटेड साइट्स हैं, दे आर द लोकेशंस वेयर हजार्डियस और अदर वेस्ट्स हैव बीन हिस्टोरिकली डम्प्ड। तो वहाँ पे हजार्डियस वेस्ट हिस्टोरिकली डंप हुए हैं, जिससे सॉइल, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर कंटेमिनेशन और बढ़ जाता है। तो 103 कंटेमिनेटेड साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं, उसमें से सिर्फ 7 में ही रेमेडिएशन हुआ है। Landfills, dumps, waste storage and treatment sites, spill sites and chemical waste handling and storage sites are some of the major contaminated sites. ठीक है, फिर की फैक्ट्स आते हैं तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का, ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो इनैक्ट हुआ है आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। किसके बाद? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। एम्पावर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड रेगुलेट पॉल्यूशन। ठीक है, फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश हुआ 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। क्या चीज़ में? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इज इंडियाज एपेक्स बॉडी फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एडवाइजिंग ऑन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। और किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। फिर नेक्स्ट है शुक्लाज ISS ट्रिप विल हेल्प गगनयान मिशन। तो अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो बोल रहे कि उनकी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ट्रिप है वो गगनयान मिशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ऐसा इसरो के चीफ बोल रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लाज एक्सपीरियंस अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ड्यूरिंग द एक्सियोम 4 मिशन। किस में गए थे? वो एक्सियोम 4 मिशन में गए थे। विल कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। और ऐसा बोला है वी नारायणन ने, जो चेयरमैन है इसरो। ये इंपॉर्टेंट है, कौन है चेयरमैन इसरो के? वी नारायणन। ग्रुप कैप्टन जो शुक्ला थे वो कितने दिन? 18 दिन रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में।
और हिज ट्रेनिंग एंड ISS ऑपरेशनल एक्सपोजर विल एड इन इंडियाज़ फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन इन कमिंग ईयर्स। इसरो के अचीवमेंट्स क्या क्या है अभी? इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो निसार हम पढ़ते हैं वो लॉन्च हो गया है। इंडिया हैज़ करेंटली 56 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट एंड द टारगेट इज़ टू डबल दिस इन 2 to 3 years। अब गगनयान प्रोग्राम आप सभी को पता है कि हम उसमें 2 से 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में कम से कम 7 दिन के लिए, और टारगेटेड लॉन्च विंडो बाय 25 to 26, मतलब 2025-26 में हम लॉन्च करेंगे। फिर एक्सियोम स्पेस मिशन है, ये क्या है? ये एक सीरीज़ ऑफ प्राइवेट क्रूड मिशन है, मतलब जैसे स्पेस एक्स है ना वैसी एक्सियोम है, और ये US बेस्ड है। फिर निसार का देखते हैं, तो निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है नासा और इसरो के द्वारा। इसका क्या है कि ये एंटायर ग्लोब को 12 दिन में ये कवर कर लेगा और मॉनिटर करेगा चेंजेस इन आइस, वेजिटेशन, लैंड और नेचुरल डिजास्टर्स विथ हाई प्रिसिशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ गाजा वॉर डिलेड IMEC इंडियाज़ की कनेक्टिविटी प्लान। तो जो गाजा इसराइल गाजा वॉर हो रहा है उसके कारण IMEC प्रोजेक्ट कैसे डिले हो रहा है ये पढ़ना है हमको। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो अनाउंस हुआ था ड्यूरिंग द G20 समिट 2023 में। कब अनाउंस हुआ था? G20 समिट 2023 में न्यू दिल्ली में। दैट फेसेस डिलेज ड्यू टू ऑनगोइंग गाजा वॉर एंड स्ट्रेन्ड इसराइल अरब रिलेशंस। तो गाजा वॉर के कारण डिले फेस हो रहा है और स्ट्रेन्ड इसराइल अरब रिलेशंस, तो रिलेशंस भी इसराइल अरब के ख़राब हैं। द कॉरिडोर एम्ड एट बूस्टिंग ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो ट्रेड कनेक्टिविटी बूस्ट करना चाहता है ये कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में। इज़ नाउ अनसर्टेन। तो क्या है ये? अनसर्टेन है, अभी कुछ मतलब अपन को कंफर्म कुछ पता नहीं कि कब तक बनेगा। तो की हाइलाइट्स की बात की जाए, जो IMEC रूट है वो लिंक करता है इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट्स को टू UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इसराइल, देन हाइफा पोर्ट टू ग्रीस एंड फर्दर इनटू यूरोप। और जो ऑब्जेक्टिव है इसका है कि रिड्यूस करना है शिपिंग टाइम को फ्रॉम इंडिया टू यूरोप बाय 40%, अबाउट 40%, एनहांस करना है ट्रेड एफिशिएंसी, प्रमोट करना है क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइंस फॉर हाइड्रोजन, केबल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है। की फैक्ट्स में आते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसमें इंडिया का ट्रेड विथ UAE वॉज $85 बिलियन। EU वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट $123 बिलियन। और IMEC के 2 पोर्ट हैं, द ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया टू गल्फ एंड द नदर्न कॉरिडोर गल्फ टू यूरोप। ये इंपॉर्टेंट है ना, ईस्टर्न कॉरिडोर मतलब इंडिया से गल्फ के लिए और फिर गल्फ से यूरोप में नदर्न कॉरिडोर। फिर नेक्स्ट है इंडियाज़ राइजिंग फार्म एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है दैट आर प्रोजेक्टेड टू रीच अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $51.9 बिलियन 2024-25 में, अप फ्रॉम 48.8 बिलियन इन 2023-24। जबकि ऑलरेडी ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं उसके बाद भी हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे होने वाले हैं। इसके की हाइलाइट्स क्या है कि एक्सपोर्ट ट्रेंड्स की बात की जाए तो अप्रैल से जून 2025 के बीच में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वर्थ $12.29 बिलियन, अप 5.84% फ्रॉम 12.02 बिलियन इन अप्रैल टू जून 2024। ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है जो 2024-25 प्रोजेक्टेड एट $112 बिलियन। और ये मतलब ये डेटा देखो याद नहीं करना है, ठीक है, डू नॉट रिमेंबर इट, ये भी हमको याद नहीं करना है तो डू नॉट रिमेंबर इट। इंपोर्ट्स की टोटल वैल्यू बस देख लेते हैं, वो $38.5 बिलियन है और इसमें एडिबल ऑयल्स आते हैं जो 2/3 शेयर है जिनका, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, नट्स और कॉटन। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो टॉप मार्केट्स फॉर इंडिया इंक्लूड USA, UAE, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम। और ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाइक एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 टू डबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस नैरो हुआ था फ्रॉम $27.7 बिलियन टू $13 बिलियन ड्यू टू राइजिंग एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 51 लाख जीविका दीदीज इन बिहार लिंक्ड हस्बैंड्स एंड सन्स टू एम्प्लॉयमेंट। तो जीविका दीदी जो बिहार में कैंपेन चलता है उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो ये डेटा है, डेटा मत याद रखिए, सिर्फ क्या प्रोग्राम है वो याद रखना है। तो की हाइलाइट्स क्या है कि आउट ऑफ 63 लाख जीविका दीदीज इन बिहार 50.88 लाख हैव इन्वॉल्व देयर हस्बैंड्स। तो जीविका दीदीज में क्या विमेन रहती हैं तो उन्होंने अपने हस्बैंड्स को इन्वॉल्व किया है लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में। तो मैन अभी एंगेज हो रहे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर में। मैनी फैमिलीज हैव स्टार्टेड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस लाइक कैटरिंग यूनिट्स, वेजिटेबल सप्लाई एंड डेयरी ऑपरेशंस। ठीक है। की फैक्ट्स की बात की जाए तो जो जीविका प्रोग्राम है बिहार में वो रूरल लाइवलीहुड इनिशिएटिव है अंडर बिहार्स रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट एम्ड एट एम्पावरिंग विमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो विमेन को एम्पावर करना है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। और जीविका दीदीज क्या है, विमेन मेंबर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के और वो फॉर्म हुए थे अंडर बिहार जीविका प्रोग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है एशियाज़ रग्बी, बिहार्स डॉटर्स वॉन ब्रॉन्ज।
तो इंडिया का जो विमेन रग्बी टीम है उसने ब्रॉन्ज जीता है एशिया रग्बी अंडर-20 चैम्पियनशिप जो राजगीर बिहार में हो रही है, ठीक है। और इंडिया डिफीटेड चाइना 29-21 इन ब्रॉन्ज मेडल मैच, तो ब्रॉन्ज इंडिया जीती है, ठीक है। गोल्ड हांगकांग जीता है, सिल्वर में श्रीलंका मेंस में और चाइना विमेंस में और ब्रॉन्ज इंडिया विमेंस में। अब रग्बी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इंडिया रग्बी फुटबॉल यूनियन। The sport is gaining popularity through national championships, school programs, participation in events like Asian Rugby events. The Asian Rugby Sevens is an annual Rugby Sevens tournament. ये हमने देखा था ना, परसों भी देखा था Asian Rugby Sevens, तो वो इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इस बार बिहार में हो रहा है, राजगीर में। फिर वर्ल्ड लायन डे 2025 टू बी सेलिब्रेटेड टुमारो इन गुजरात। तो MOEFCC कोलैबोरेट कर रही है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गुजरात के साथ और सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड लायन डे 2025 अगस्त 10 को, जो कल हुआ है, एट भरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। वर्ल्ड लायन डे एनुअली सेलिब्रेट होता है 10 अगस्त को टू रेज अवेयरनेस अबाउट लायन कंजर्वेशन। एशियाटिक लायन की गुजरात में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है 32% से, 674 थी 2020 में और 891 हो गई है मई 2025 में प्रोजेक्ट लायन के अंडर। अब भरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देखें तो देखो एरिया हमको नहीं याद रखना है, हमको एरिया ऐसा देख लो रीजन, तो द्वारका देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट्स पोरबंदर है ना। और एक्ट एज अ सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायन, मेनली कहाँ पे है, गिर वाले रीजन में है ना, लोकेटेड नियर द द्वारका पोरबंदर सोमनाथ टूरिस्ट सर्किट, 248 हेक्टेयर सफारी पार्क इज प्लान्ड। की फैक्ट्स में देखो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का, वो एक की इंडियन लॉ है एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, और रेगुलेट करता है हंटिंग को और ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ को। प्रोजेक्ट लायन की बात की जाए तो लॉन्च हुआ था 2020 में बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका एम है कंजर्व करना, रिस्टोर करना और हैबिटेट देना एशियाटिक लायंस को, स्पेशली इन गुजरात गिर रीजन। जो एशियाटिक लायन है इज एन एंडेंजर्ड लायन सब स्पीसीज फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट गुजरात में, ठीक है। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में है हमारा टॉपिक अ यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट। तो इसमें क्या है कि अगेन हम ना जो अभी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है ना, जो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं, हम बेसिकली उनके बारे में देखेंगे और बिहार में क्या सिनेरियो है, प्लस ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे क्या है और हम फॉरेन एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हैं उसको देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ की स्कीम्स में क्या दिक्कतें हैं। तो जो इलेक्शन बाउंड बिहार है, मतलब बिहार में इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, तो वहाँ पर पेंशन को बढ़ाया गया है 400 से 1100 फॉर एल्डरली, विडोड एंड डिसेबल्ड सिटीजन्स। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि चैलेंज है कि कैसे हम यूनिफाइड राइट बेस्ड और सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो करंट सिनेरियो क्या है कि इंडिया में ओवर 34 मेजर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है, 24 पेंशन स्कीम है, मतलब बहुत डिसएग्रीगेटेड है, एक साथ कुछ भी नहीं है। फिर ILO का जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, इनिशियली उसने एस्टिमेट किया था कि जो इंडिया का कवरेज है वो 24.4% है और लेटर उसको एडजस्ट किया गया था 48.8% में आफ्टर इंक्लूडिंग स्टेट लेवल प्रोग्राम्स। चैलेंजेस क्या है कि जो फ्रेगमेंटेड स्कीम्स हैं विद डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट्स, मेन ये अपन पढ़े सोशल सिक्योरिटी के जो स्कीम्स है उसमें क्या चैलेंज है। फिर डिफ़िकल्टी है रिलायबल और एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ओवरलैप है सेंटर और स्टेट के इनिशिएटिव्स में, मतलब किसी किसी को डुअल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, किसी को मिलते ही नहीं है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं तो ब्राज़ील का एक काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है FOM Zero। ये प्रोग्राम है जो क्रिएट किया गया है यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सोशल असिस्टेंस के लिए, जो 26 स्टेट्स और 5564 म्यूनसिपैलिटीज़ को एक साथ कवर करता है। वैसे साउथ कोरिया में है इंटीग्रेटेड वेलफेयर प्रोग्राम जैसे नेशनल पेंशन सर्विस NPS और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। इंडिया का क्या फॉरवर्ड पाथ है कि जैसे G20 डिक्लेरेशन में आया था कि 1 नेशन 1 सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस, कि एक कंट्री में एक सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस रहेगा। इंटीग्रेशन होगा डिजिटल इंडिया, आधार और ई श्रम के साथ फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, और हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, PM गति शक्ति और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, जिससे टारगेटेड डिलीवरी हो सके। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कौन कौन से सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है, ESI एक्ट है और BOCW एक्ट है। वैसे EPFO मैनेज करता है 30 करोड़ अकाउंट्स को और उसमें 8 करोड़ एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। कैबिनेट अप्रूवल जुलाई 1 को रोल आउट हुआ था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो एनहांस करेगा जॉब क्रिएशन को, एम्प्लॉयबिलिटी को और सोशल सिक्योरिटी को। और टारगेट क्या है, विकसित भारत बाय 2047, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड आते हैं तो हमको क्रिएट करना है एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी ग्रिड, जो इंटीग्रेट करेगा बेनिफिशियरी डाटाबेसेस को फॉर रियल टाइम अपडेट्स। मर्ज करना है ओवरलैपिंग स्कीम्स को इनटू सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स।
लेवरेज करना है टेक्नोलॉजी एंड आधार लिंक्ड पोर्टेबिलिटी को फॉर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स। इंश्योर करना है लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स को फॉर यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एंड क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करना है स्ट्रेंथन करने के लिए यूनिवर्सल कवरेज एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंड एडिटोरियल आज के लिए, साइनिंग ऑफ ऑन एन एंट्रेंस सिंबल ऑफ स्टिग्मा। तो ये ना स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू तमिलनाडु का आर्टिकल है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मतलब नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं क्रॉस कर रही हूँ। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अनाउंस किया लेजिस्लेटिव असेंबली में कि दैट ऑल द विलेजेस नेम्स एंडिंग विथ कॉलोनी एंड अदर कास्ट डिस्पार्जिंग टर्म्स जैसे पालापट्टी, परियापट्टी, नावरकुलम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट रिकॉर्ड्स, तो उनको हटा दिया जाएगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए। तो देखो ये ना उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, सो वी विल नॉट स्पेसिफिकली फोकस ऑन इट। हिस्टोरिकल फैक्ट्स बस देख लो कि पेरियार पुराण क्रिटिसाइज करता है कास्ट बेस्ड सेटलमेंट डिवीजन को। वैसे ही जैसे लीडर्स थे महात्मा गांधी, उन्होंने कैंपेन किया था अगेंस्ट द यूज़ ऑफ डेरोगेटरी कास्ट टर्म्स। फिर चेंज जो है वो बहुत सिंबॉलिक है और प्रैक्टिकल स्टेप है जिससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके। और सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे जस्टिस पार्टी के द्वारा इन अर्ली 20th सेंचुरी। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो हमको एक्सटेंड करना है पॉलिसी टू अर्बन एरियाज वेयर कास्ट लिंक्ड लोकेलिटी नेम स्टिल एग्जिस्ट। अभी विलेजेस की बात हुई थी, हम इसी को अर्बन एरियाज में एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। कंडक्ट करना है स्टेट वाइड सर्वेज टू आइडेंटिफाई रिप्लेस ऑल कास्ट डिस्पार्जिंग प्लेस नेम्स इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और इनकॉर्पोरेट करना है अवेयरनेस कैंपेन्स इन स्कूल्स एंड पब्लिक फोरम्स। डिजिटली इंटीग्रेट करना है अपडेटेड विलेज एंड स्ट्रीट नेम्स टू लैंड रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट एंड पोस्टल सर्विसेज। और कोलैबोरेट करना है कल्चरल एंड लिटरेरी बॉडीज़ को प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव प्लेस नेमिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।